A very good morning to all. This is Gurukul Global Krenza, class 8th, and today we will start our chapter number 6 of history, that is crafts and industries. Okay, craft and industries के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. ऑलराइट, ये नहीं होता कि क्राफ्ट क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, क्या है. नो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे कि हमारे इंडिया की जो क्राफ्ट हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी थी ब्रिटिश के आने से पहले और कैसी हो गई ब्रिटिश के आने के बाद. ठीक है, ये चीज़. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. तो यहाँ पे बच्चे हमें क्या कहा गया है, इंडियाज़ बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज फ्लरिशिंग सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़. ब्रिटिश के आने से पहले हमारा क्राफ्ट है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी थी. ठीक है, वी आर डिस्क्राइब्ड एज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. सिटीज़ हैड वर्कशॉप्स और कारखानाज. जो हमारे यहाँ पर सिटीज़ हैं उनमें क्या होती थी, वर्कशॉप्स होती थी या फिर कारखानाज होते थे, जहाँ पर आर्टिशंस हैं जो अपने वर्क को वर्क करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर एक साथ मिलके. ठीक है, तो उनकी वर्कशॉप्स लगती थी इन द सिटीज़. और विलेजेस में क्या होता था, लोग अपने घरों पर काम करते थे, दे वर्क फ्रॉम देयर होम, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी हेल्प करते थे. ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था, कॉटेज इंडस्ट्रीज़. ठीक है, जो लोग घर पे अपना काम करते हैं, दैट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री. The techniques of production of the Indian artisans were more advanced than those artisan in the यूरोप. उस वक्त जो बच्चे हम टेक्निक यूज़ करते थे ना क्राफ्ट की, आर्टिस्ट हमारे जो टेक्निक्स यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी अगर हम कंपेयर करें उनको यूरोप से. ठीक है, सो दीज आर फार एडवांस. बट और यहाँ पर क्या होता था, द आर्टिशियन हैड गिल्ड्स और एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. द मर्चेंट एडवांस गिव एडवांस मनी दैम टू प्रोड्यूस द थिंग्स टेकन टू अदर मार्केट्स. उनके पास क्या होता था, व्यापारी आते थे, वो उनको एडवांस में कुछ मनी देते थे और कहते थे कि ये हमारा ऑर्डर है, आप हमारे लिए ये चीज़ें बनाइए और हम बाद में बाकी की पेमेंट करके आपसे ये सारी चीज़ें खरीद कर ले जाएंगे. फिर अपनी मर्ज़ी से वो उनको दूसरी मार्केट्स में बेचते थे. ठीक है, तो ये चीज़ होती थी. हमारे यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल सेंटर्स थे लाइक एज मुर्शिदाबाद, बनारस, कृष्णानगर, ढाका, अहमदाबाद, मथुरा. ये हमारे टेक्सटाइल सेंटर्स थे जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कपड़े की हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी. ठीक है, आर्टिकल्स मेड बाय इंडियन आर्टिशियंस हैड अ मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड. जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उस वक्त उसकी मार्केट पूरे वर्ल्ड में थी. मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, पूरे वर्ल्ड में उनकी डिमांड थी. The main exports in the 17th century were calico, muslin, yarn, raw cotton, raw silk, gold, silver. ये सब बच्चे क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ फैब्रिक. क्लोथ के टाइप्स हैं ये, मुस्लिन, यान. ऑल राइट, हमारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. लेदर, शुगर, राइस, इंडिगो, पीपर और कुछ स्पाइसेस. ओके, ये हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. The value of exports from India far exceeded the value of imports into India. Means जो हम एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स इंडिया से हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजते थे चीज़ें, उनकी जो वैल्यू थी वो कहीं ज़्यादा थी उनसे जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, ख़रीदते थे चीज़ें. ठीक है, सो दैट इज़ आर प्लस पॉइंट. एक्सपोर्ट्स वर मेनली पेड इन सिल्वर और गोल्ड. तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते थे ये इस कंट्री को, ये कंट्री हमें क्या करेगी, हमारी चीज़ें खरीद के हमें वापस पैसे देगी, पेमेंट देगी, है ना. तो वो पेमेंट कैसे करती थी, हमें गोल्ड और सिल्वर देकर हमें उस चीज़ों की पेमेंट वो करते थे. ठीक है, तो इससे हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या आ रहा था बच्चे, गोल्ड और सिल्वर हमारी कंट्री में आ रहा था. दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सोने दी चिड़िया, जिसको हम कहते हैं ना. ठीक है, इसी वजह से. मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें, ब्रिटिश के आने से पहले हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्राफ्ट इंडस्ट्री, वो बहुत अच्छी चल रही थी. ऑलराइट, पूरे वर्ल्ड में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी.
यहाँ तक कि यूरोप में भी, जहाँ से ब्रिटिश आए थे ना हमारी कंट्री में, वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बट डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती गई। कैसे हुई, इसके कुछ रीजंस हैं और किसने ऐसा किया। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिजल्टेड इन द स्लो एंड बट स्टडी डिक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़। जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़, उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। स्लोली हुआ लेकिन हुआ। तो क्या क्या रीजंस है इसके मेन डिक्लाइन के, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती गई। सो बच्चे यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो यूरोप है वहाँ पर क्या आ गई थी बच्चे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा था, ये यूरोप है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स में बनते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चे, जो प्रोडक्ट्स हम मशीन से बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते थे और काफ़ी सस्ते भी होते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा सामान है जो, उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनके प्राइजेज़ ज़्यादा होते थे, क्योंकि सारा सामान हम हाथ से बना रही है ना, दैट्स वाई उनके प्राइजेज़ ज़्यादा होते थे, क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन अब जो यूरोप में सामान बन रहा है उनकी इंडस्ट्रीज़ में, उनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है एंड उनका प्राइस भी कम था, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ब्रिटेन में, उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, वो डिक्लाइन करने लगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई थी, लोग ज़्यादा नहीं खरीदते थे। दैट्स वाई अब वो कौन सा सामान खरीदते थे, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ में बना हुआ है। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है जो हमारा, दैट इज़ अ लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। यहाँ पर क्या है, मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वर डिज़ाइंड फॉर लोकल एरिस्टोक्रेसी। मीन्स उस वक्त हमारे पास क्या होते थे बच्चे, राजे महाराजे होते थे, है ना, कुछ नवाब होते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे, रिच पीपल, ठीक है। तो जो आर्टिशंस वर्क करते थे वो ज़्यादातर किसके लिए करते थे बच्चे, उनके लिए करते थे, राजा महाराजाज के लिए करते थे, उनके महलों के लिए, पैलेसेस के लिए करते थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो धीरे धीरे जो ये हमारे किंग वगैरह थे वो ख़त्म होते गए, ठीक है। वो किन के अंडर आ गए, वो अंग्रेज़ों के अंडर आ गए। अब वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, नोबल्स हैं, कुड नो लॉन्गर पैट्रनाइज द आर्टिशियंस, वो अपने महलों में आर्टिशियंस को नहीं रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो खुद किस पे डिपेंड हो गए थे, ब्रिटिश पर डिपेंड थे। सो दैट्स वाई अब उनको अपने जो किंग्स वगैरह थे उनकी सपोर्ट भी नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है बच्चे लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, देयर हैड बीन अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप। इंडिया है, ये यूरोप है। इंडिया में जो सामान बनता था, मैंने आपको बताया, उसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने क्या किया बच्चे, जो यूरोप वाले अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। क्या कि इंडिया से यूरोप में कोई सामान नहीं जाएगा। कुछ बैन कर दिया और कुछ पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि अगर आपने सामान भेजना है तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स हमारी जो ये मार्केट है हमारे लिए ख़त्म हो गई। हम यूरोप में अब अपनी चीज़ें नहीं बेच पा रहे हैं, दैट इज़ द लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि यूरोप के लोग क्या करते थे बच्चे, यूरोप के लोग यूरोप की बनाई हुई चीज़ें नहीं खरीदते थे, उनको इंडिया में बनी हुई चीज़ें पसंद थी, ठीक है। इसीलिए यूरोप वालों को क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ों को, उन्होंने चीज़ें मंगवाना बंद कर दिया। इंडिया को बोला कि आप नहीं भेज सकते, ठीक है, बैन है ये, अगर आपने भेजना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ताकि यूरोप के लोग क्या करें, यूरोप में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदें। तो ये चीज़ हुई थी। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है जो, दैट इज़ अ कोहेसिव टैक्टिक्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश। कुछ और तरीके जो उन्होंने यूज़ किए थे अंग्रेज़ों ने, वो क्या थे, कंपनी एजेंट्स फोर्स इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट कॉटन।
and sell it at the cheap rates. Weavers were made to register with the company, after which they were not allowed to work for other. अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे फार्मर्स थे उनको तो फोर्स किया कि वो कॉटन ही प्रोड्यूस करें, वो कुछ और प्रोड्यूस ही नहीं कर पा सकते, ठीक है, ना ही वो कोई स्पाइसेस, ना ही कोई टी कॉफ़ी और चीज़ें वो कर ही नहीं सकते। वो क्या करेंगे, सिर्फ कॉटन को ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो वीवर है, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की वीविंग करते थे, दैट्स वाई ब्रिटिश ने क्या किया कि जितने भी वीवर्स हैं आप सबको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ रजिस्टर होना पड़ेगा कि आप सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगे। अगर आप हमारे साथ रजिस्टर हो गए तो फिर आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। हम आपसे काम करवाएं ना करवाएं, जितना मर्ज़ी आपको सैलरी दें, आपको सिर्फ हमारे लिए ही काम करना है, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने क्या किया, कुछ तरीके अपनाकर हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करना शुरू किया। इन डिफरेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। इसके बाद बच्चे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द इन डिफरेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। इसमें क्या है, जो ब्रिटिश रूलर है वो इंडिया को भी रूल कर रहे हैं, वो ब्रिटेन को भी रूल कर रहे हैं, लेकिन दोनों में उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। मीन्स अब दोनों में मान लीजिए यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हमारे आर्टिशंस की, क्राफ्ट्स की डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या हो गए हैं, जॉबलेस हो गए हैं। मीन्स जो ये सारा काम करते थे अब उनकी चीज़ों की डिमांड कम हो गई थी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको तो इंडस्ट्रीज़ में काम दे दिया जो जॉबलेस हो गए थे कि आप आइए इंडस्ट्रीज़ में काम कीजिए, जो आर्टिशंस थे, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो आर्टिशंस क्राफ्ट वगैरह का काम करते थे उनको कोई वर्क नहीं दिया, वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। तो ये मतलब अलग अलग जो पॉलिसीज़ थी उनकी। द गवर्नमेंट मेड प्रोविज़न टू एब्जॉर्व दैम इनटू द न्यू फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में क्या किया, कुछ ऐसे प्रोविज़न्स बनाए ताकि उनको न्यू फैक्ट्रीज़ में काम मिल सके। हाउएवर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, उन्होंने कोई भी ऐसे प्रोविज़न नहीं बनाए। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप तक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो वो जॉबलेस हो गए हैं, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ आर्टिशंस वर लेफ्ट जॉबलेस, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, डिस्प्लेस्ड आर्टिशन रिटर्न टू देयर विलेज। वो अपने विलेजेस में वापस आ गए और उन्होंने एग्रीकल्चर दोबारा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं इंडिया में कि वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर काम करें। तो उन्होंने तो अपने विलेजेस में वापस आकर एग्रीकल्चर में क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चे, मान लो एक फैमिली है, इसमें 10 लोग हैं। 10 में से क्या हुआ, ये फैमिली के पास ये ज़मीन है, इसके ऊपर फैमिली में 10 लोग हैं, और ठीक है, 10 में से 3 लोग क्या हो गए, शहर जाकर, सिटीज़ में जाकर जॉब कर रहे हैं, किसकी, आर्टिशियंस की, ठीक है, वहाँ पर जाकर कमा रहे हैं। और बाकी के जो 7 लोग हैं उनमें से कुछ बच्चे हैं और कुछ इस लैंड पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। यहाँ पर भी वर्क हो रहा है और कुछ बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन जो ये 3 हैं ये हो गए हैं जॉबलेस, ये क्या आ गए, विलेज में वापस घर आ गए, ठीक है, और क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। अब इनके पास ज़मीन तो उतनी ही है ना, इतना ही है, ठीक है, मतलब उसी ज़मीन के पीस के ऊपर, पीस ऑफ लैंड के ऊपर, जिसके ऊपर पहले 6 लोग काम कर रहे थे, अब उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 6 लोग काम करें 10 लोग काम करें, वो तो उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, बस प्रोडक्शन तो नहीं कुछ बढ़ रही है ना। तो इसकी वजह से बच्चे क्या हो रहा है, हमारा जो एग्रीकल्चर था उसके ऊपर प्रेशर आया। द लैंड इज़ सब डिवाइडेड, जो लैंड है उसको ज़्यादा डिवाइड करना पड़ा। मीन्स अगर ये लैंड 3 लोगों में डिवाइड होना था तो 5 में डिवाइड हुआ, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू इनटू ब्रिटेन। अब इन सब चीज़ों का ब्रिटेन को क्या फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। द टोटल मनी वेंट फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस अमाउंटेड
361 मिलियन रुपीज़ इन द 1859। 1859 में इंडिया से जो यूरोप में टोटल मनी जा रही थी दैट इज़ दिस वन। 90 तक आते आते वो कितनी हो गई, 851 हो गई। ठीक है। अब एक और चीज़ ये कह रही हैं 79 में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मेड ओनली 8% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। मीन्स इंडिया में से जो बाहर जा रहा है वो क्या था, 8% चीज़ें, और इंडिया में जो आ रही थी वो क्या थी, 65%। मीन्स इंडिया को जो इनकम बच्चे, जब हम चीज़ों को बाहर मार्केट में भेजेंगे तो वो हमें पैसे देंगे। ठीक है। अगर इंडिया में कोई चीज़ आ रही है तो हमें उनको बैक पैसे देने पड़ रहे हैं। मीन्स 65% के लिए तो हम पे कर रहे हैं और हमें इनकम कितने की हो रही है, सिर्फ 8% की हो रही है। सो दिस इज़ हाउ कि कितना ज़्यादा इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया था। ऑलराइट। सो क्लास आज के लिए इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मजबूरन उनको, ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ा, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो वो क्या रीज़न थे, उन्होंने कैसे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ क्लास दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।